आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। देखो, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये हम कैसे पता करेंगे? उसके टेम्परेचर को मेज़र करके। अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर 2 टाइप के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है। देखो, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उसके ऊपर रेंज बनी होती है, ठीक है, नंबर्स लिखे होते हैं। उस पर लिखा होता है कि जो मिनिमम बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन कर सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर वो है 35 डिग्री सेल्सियस, एंड जो मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर नोट कर सकता है, मेज़र कर सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर वो है 42 डिग्री सेल्सियस। अगर इस रेंज को फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो है 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं ये 2-3 तरह के होते हैं। देखो, ये जो थर्मामीटर है ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। ठीक है, अब इसमें ऊपर की तरफ भी रीडिंग लिखी है, नीचे की तरफ भी रीडिंग लिखी है। जो ऊपर की तरफ रीडिंग लिखी है वो डिग्री सेल्सियस में है, जबकि जो नीचे की तरफ रीडिंग लिखी है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। हमने पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर नोट करता है। तो मिनिमम क्या है 35 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट क्या है 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 है मिनिमम, जबकि 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर मरकरी होता है। जब किसी ह्यूमन को फीवर होता है तो ये अपने मुंह में डालता है थर्मामीटर को, उसके बाद 1 मिनट बाद देखता है, जिस रेंज पर आकर मरकरी रुक जाती है उस पॉइंट की रीडिंग को नोट कर लेते हैं। उससे पता चलता है कि इतना टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। अब यहाँ पर आपने देखा है 37 है, वो रेड कलर में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो, होता क्या है कि इस थर्मामीटर में मरकरी होती है और ये कांच का बना होता है तो इसके टूटने का भी डर होता है, और जो मरकरी होती है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए अब अलग अलग तरीके के थर्मामीटर आने लगे हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। देखो, ये जो थर्मामीटर है ये भी क्लिनिकल थर्मामीटर है। ये कांच का नहीं बना होता, इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। अब जो इससे पहले थर्मामीटर दिखाया था उस पे से टेम्परेचर को हर कोई नोट डाउन नहीं कर सकता। ठीक है, स्केल को पढ़ना आना चाहिए। जिसको स्केल पढ़ना आता होगा वही टेम्परेचर को रीड कर सकता है उस पे से। लेकिन इस पे क्या है, जो ये डिस्प्ले है यहाँ पर एक टेम्परेचर लिखा हुआ आता है। मान लीजिए किसी का है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, किसी का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसको कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी इसको ईजिली यूज़ कर सकता है। देखो, अभी हमने ये सब पढ़ा था कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस है। कितने लेवल के टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर मेज़र कर सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये बिल्कुल क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो इसकी रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है टेम्परेचर को मेज़र करने की। ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। देखो, ये है तो क्लिनिकल थर्मामीटर, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो दिखने में बिल्कुल ऐसा होता है, बट उसका साइज़ बड़ा होता है, और जो उसके ऊपर टेम्परेचर की रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिखने में वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके अंदर भी मरकरी होती है, ऐसे ही स्केल बने होते हैं। देखो, अब है कि जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसका यूज़ क्या होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का तो यूज़ किया जाता था बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, बट इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है। देखो, जितनी भी जो लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, मेटल्स, इन सब को मिला के जो नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके भी टेम्परेचर को मेज़र करना पड़ता है। ठीक है, उनके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। साथ के साथ आप देखते हो ना कि डेली हमें पता चलता है कि आज दिन का टेम्परेचर इतना है, रात का टेम्परेचर इतना था, कल टेम्परेचर इतना हो सकता है। तो वो जो टेम्परेचर होता है ना वो भी लेबोरेटरी थर्मामीटर से ही मेज़र किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे
ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, इसको भी हम एग्जांपल से देखेंगे। ये मेरे हाथ में एक स्केल है स्टील का, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैंडल रख दी और उस कैंडल को जला दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी कि ये जो पार्ट है ये गर्म हो गया। उसके थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी कि जो ये स्केल यहाँ से गर्म होते होते यहाँ तक गर्म हो गया और मेरी फिंगर जलने शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे लगेगा कि मेरी फिंगर जल रही है। इसका मतलब ये है कि हीट का ट्रांसफ़र हुआ इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब है कंडक्शन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी जो ये स्केल का एग्जाम्पल बताया था ना, स्केल के साथ जो एग्जाम्पल बताया था उसमें सेम चीज़ यही बताई थी जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से हीट को ईजिली पास होने देते हैं, उन मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके एग्जाम्पल है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। ये अपने आप में से हीट को ईजिली पास होने देते हैं। अगर आप कॉपर वायर या एल्यूमिनियम, आयरन, इनमें से किसी को भी गर्म करते हो तो हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। उसके बाद है इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से हीट को ईजिली पास नहीं होने देते हैं उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, वुड। आपने देखा होगा कि जब घर पे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं किचन में, तो जो फ्राई पैन होता है उसका एंड जिसको वो पकड़ती हैं वो प्लास्टिक का होता है। इसका मतलब क्या है कि गरम गरम नहीं लगता हाथ में। इससे पता चलता है कि प्लास्टिक एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो, इस कंटेनर में वाटर है, नीचे ये फ्लेम इस वाटर को गर्म कर रही है। अब आप देखोगे कि इस फ्लेम के पास जो वाटर है, ठीक है, ये पहले गर्म होगा, ठीक है। अब ये वाटर गर्म होगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जो साइड में और ऊपर की तरफ जो ठंडा पानी था वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मतलब जब तक कि पूरा वाटर जो कंटेनर है उसका पूरा वाटर गर्म नहीं हो जाता, तब तक यही प्रोसेस होती रहेगी कि यहाँ का पानी गर्म होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर जो ऊपर ठंडा पानी है नीचे आ जाएगा, फिर सेम प्रोसेस होगी, फिर पानी गर्म होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि वाटर को हीट किया, हॉट वाटर ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, राइज करता है। जो कोल्ड वाटर होता है वो साइड से हीट की तरफ चला जाता है, सोर्स ऑफ हीट की तरफ चला जाता है। फिर क्या होता है कि हॉट वाटर फिर से राइज अप कर जाता है और जो कोल्ड वाटर था फिर से हीट की तरफ चला जाता है। ये सेम चीज़ लिखी है जो अभी आपको यहाँ पर समझाई है, ठीक है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कन्वेक्शन। देखो, ये जो अभी हमने देखा ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि हमने एक कंटेनर में वाटर को लिया, उसको गर्म किया, ठीक है। लेकिन नेचर में भी कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। ये आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है, ठीक है। समुद्र है, समुद्र के पास की ये ज़मीन है जहाँ पर रेत वगैरह होता है, ठीक है। अब दिन के टाइम में क्या होता है, सूरज निकला हुआ होता है, सूरज से जो एनर्जी है, जो गर्माहट है, लैंड पे आई। अब लैंड की जो एयर है वो गर्म हुई और ऊपर की तरफ उठने लगी। ऊपर की तरफ जब ये जाती है तो समुद्र के पास जाकर क्या होता है, ये समुद्र के पास चलेगी। जो गर्म एयर थी लैंड से वो समुद्र के पास चलेगी और जो समुद्र की ठंडी एयर थी वो लैंड पे आ गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है पूरे दिन भर। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस दिन के टाइम हो रही है। लेकिन अब रात में क्या होता है, अब रात के टाइम में तो सन नहीं होता। होता क्या है कि दिन में कन्वेक्शन की वजह से जो सी वाटर था, समुद्र का जो पानी था, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। अब क्या है, इस वक्त रात के टाइम पर सी के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होती है, जबकि जो लैंड के ऊपर एयर है वो कैसी है, ठंडी। तो अब क्या होगा
कि सी के ऊपर की जो एयर थी वो चली जाएगी लैंड की तरफ, और जो लैंड के ऊपर ठंडी एयर थी वो चली जाएगी सी की तरफ, और ये प्रोसेस चलती रहती है पूरी रात भर। तो ये जो प्रोसेस है ये कन्वेक्शन है, और नेचर में ऐसा ही होता है। ठीक है, बैलेंस भी तो बनाना है हीट का, तो नेचर में कन्वेक्शन की प्रोसेस अपने आप ही होती रहती है। नेक्स्ट है कि सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है। देखो दिन के टाइम में क्या होता है, समुद्र के ऊपर ठंडी हवाएं होती हैं, वो ठंडी एयर समुद्र से कहाँ जाती है, लैंड की तरफ जाती है, तो जो समुद्र की एयर होती है उसे बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, ऐसे ही रात के टाइम पर जो लैंड की ठंडी एयर होती है वो समुद्र के ऊपर जाती है। ठीक है, तो जो लैंड की एयर होती है उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है कि समर में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, सॉफ्ट, थिन, लाइट कलर के पहनते हैं, कॉटन के पहनते हैं। ठीक है, अब कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, देखो गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो ईजिली स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्लोथ्स के ऊपर हीट आती है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को ट्रैप नहीं करते, इससे क्या होता है हमें गर्मी नहीं लगती ज़्यादा। अब सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स, डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों, जो वूलन होती है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब ये अपने आप में से हीट को ईजिली पास नहीं होने देती, इस वजह से ही हमें सर्दियों में कम सर्दी लगती है वूलन के कपड़े पहनने के बाद। ठीक है, और जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हीट ट्रैप हो जाती है वूलन क्लोथ्स के अंदर। ठीक है, और जो एयर होती है ना वो जो वूलन फाइबर्स होते हैं ना उनके अंदर ट्रैप हो जाती है। इसी वजह से हम विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, और हमें जो ये वूलन क्लोथ्स हैं सर्दी से बचाते हैं।